हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजर्न इंस्टीट्यूट। आज हम लोग वेक्टर्स के अगले लेक्चर की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स की बात किए थे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से वेक्टर एक खास ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो। और वही ट्रायंगल लॉ फिर कॉरस्पॉन्डेंस करके पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और आज हम लोग उसी को और आगे बढ़ाएंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को इन ज्योमेट्री कैसे डील कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई वेक्टर ए है विच इज 2i प्लस 3j, राइट। और कोई दूसरा वेक्टर बी ले लो, 4i माइनस 2j। ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर को हमें ज्योमेट्रिकली देखते हैं ऐड कैसे होगा। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली हमने क्या देखा कि एक पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। पहले ए वेक्टर बनाते हैं, 2i प्लस 3j। ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 2, 2i प्लस 3j, 1 2 3। सो ये पॉइंट करीब करीब हमारा होगा ए, राइट। ये हो गया ए, राइट। ठीक इसी तरह बी क्या हो जाएगा, 4i और 2j। तो बी वेक्टर बना लो, 2 3 4। 4i यहाँ आएगा और -2j, -2 नीचे जाएगा, 1 2। तो करीब करीब यहाँ आ रहा है। ये हो गया हमारा वेक्टर बी, 4i प्लस 2j, राइट। अब हमें निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए क्या करते हैं, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी। तो बी को हम लोग उठाकर ए के हेड पे रखेंगे, यानी ए के हेड से चलना शुरू करेंगे। तो बी क्या है, 4i और 2j है। तो यहाँ से अगर 4i, ए के हेड से अगर 4i चलेंगे तो अभी 2 पे है। 4 स्टेप अगर चलेंगे तो ये 6 पे पहुंचेगा, 5 यहाँ और 6 यहाँ। ठीक। तो ये 6 पे पहुंचेगा और -2j है तो यहाँ पे +3 है। और इसमें -2 यानी कि 2 स्टेप नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 पे पहुंचेंगे, 1 पे। 3 से 2 स्टेप नीचे तो यहाँ पहुंचेंगे, राइट। सो हम लोग बी को अगर बनाए तो ये बनेगा बी, यानी बी को एक तरह से हम उठा करके ए के हेड पे रख दिए। तो फाइनल पॉइंट यहाँ पहुंचा। तो जो फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट हमने ए के टेल से शुरू किया था और ए के हेड पे बी के टेल को रखा और बी का हेड यहाँ आया। जो फाइनल पॉइंट है वही हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, राइट। और ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। ये हम लोग देख लिए थे। अब ये ट्रायंगल लॉ अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडिशन एक ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। ये हम लोग देखे थे और हम लोगों ने देखा ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के इक्वल ही होता है, अगर नहीं, ये हमेशा होता है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ये बी के ऊपर अगर ए को रखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और अभी भी हमें बी प्लस ए यही वाला लाइन मिलेगा, राइट। मैं गंदा कर रहा हूँ। तो यही वाला लाइन मिलेगा। तो
यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई ज्योमेट्री, है ना। और यही रूल ट्रायंगल लॉ तब पैरेललोग्राम लॉ कहलाता है, राइट। तो ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। अब हम लोग इसके और आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करें कि जो जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये किस चीज को फॉलो कर रहा है? तो ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल लॉ, है ना। और पैरेललोग्राम लॉ को भी वो हम लोग कह सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या देखा? ए मान लो ये है और बी ऐड करना है, तो ए के हेड से ही बी बनाना शुरू किए, और ए के टेल से बी का हेड जो लाइन मिलाने वाला है, ये ए प्लस बी कहलाता है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन होगा कि कोई भी दो वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा? यानी कि एंगल क्या रखें कि ए प्लस बी दो वेक्टर का सम मैक्सिमम हो सकता है। यानी कि मैग्नीट्यूड हमें पता है, ए का मैग्नीट्यूड मान लो मॉड ए है, और बी का मैग्नीट्यूड मान लो मॉड बी है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि ये वाला जो लाइन है ट्रायंगल का, ये जितना लंबा होगा, वो ए प्लस बी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, उसकी लंबाई। मैं मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ, राइट। तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, वो कब सबसे ज्यादा होगा? तो ये जो एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा होगा। और ये वाला एंगल सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि ये एंगल, ये वेक्टर ये है, और दूसरा वेक्टर सेम डायरेक्शन में बन जाए, यानी ये सबसे बड़ा 180 डिग्री हो सकता है इन ज्योमेट्री अगर बात करें तो। और जब 180 डिग्री ये है, तो मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए और बी के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? ये दोनों सेम डायरेक्शन में, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये 0 डिग्री एंगल, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये 180 डिग्री एंगल कहलाता है, राइट। तो इस केस में जब ये 180 डिग्री एंगल होगा, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और विच इज दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, है ना। तो ए प्लस बी का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल जो है यानी थीटा वो 0 डिग्री होगा, ठीक। इस बात को आगे हम लोग फॉर्मूले में भी प्रूव करेंगे, समझ आए। फिर दूसरा, इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा? अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम कब होगा? तो मिनिमम हो जाएगा जब थीटा, जब एक दूसरे को, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जब एक दूसरे को छोटा कर रहा होगा। एग्जांपल लो कि ये वेक्टर ऐसा है, और दूसरा वेक्टर एकदम अभी अपोजिट नहीं है, अभी मान लो ये एंगल ज्यादा है ना। तो जब हम दूसरा वेक्टर इसके हेड पे बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, तो ये रिजल्टेंट इतना छोटा बना। और यही इमेजिन करो कि ये दोनों एकदम अपोजिट 180 डिग्री के एंगल पे हो जाए, तो ये एक दूसरे को माइनस करेगा, है ना। तब के केस में ऑब्वियसली ट्रायंगल नहीं बन रहा है मैक्सिमम और मिनिमम के केस में। जो हमने पिछले क्लास में बात की थी, किसी खास कंडीशन में ट्रायंगल नहीं बनाता है, तो वो तभी होगा जब या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री ये होगा, तो ये क्या होगा? वैल्यू मिनिमम होगा, और मिनिमम होगा यानी कि दोनों एक दूसरे को माइनस होगा। वो हम लोग कैसे होगा वो देखेंगे जब रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे। ये क्लियर हुआ? अब रिजल्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। जो हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर कह रहे हैं उसको एक नाम दिया गया है, ठीक है। जब हम लोग कह रहे हैं एडिशन of two vectors, तो इसको also called resultant vector, resultant vector, ठीक है। एक नाम जिसको रिजल्ट है, यानी दो का सम है ना, सम को रिजल्टेंट भी बोलते हैं।
एग्जाम्पल ले लें कि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो दोनों का जो सम होगा इसे हम आ, इसका जो सम होगा इसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। समझ आया? तो जो सम हम लोग नाम दे रहे हैं ट्रायंगल लॉ में, वो ए प्लस बी एक रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? अब इस रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की हमें बात करनी है ना। तो उसको जानने के पहले एक नोट हम लोग लगाएंगे। नोट, जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है वो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कोसाइन लॉ। ठीक है? कोसाइन लॉ, ट्रिगोनोमेट्री में ये लॉ पढ़ना है। कोसाइन लॉ बेसिकली क्या है ना, कि एक कोई भी ट्रायंगल के अंदर, कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई ट्रायंगल ले लो और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। राइट? ये तुम लोग जानते होगे, एक एंगल ए के सामने वाला जो साइड है उसको दिखाने का तरीका है उस लेंथ को स्मॉल ए से दिखाते हैं, यानी बीसी का जो लेंथ है वो स्मॉल ए है, और ए बी जो लेंथ है वो सी के सामने है तो ये स्मॉल सी हो जाएगा, और ए सी बी के सामने है तो ये स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक है? ये दिखाने का तरीका है। तो अब मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, एंगल बी है ना। एंगल बी को हम सिर्फ बी से दिखा रहे हैं, एंगल बी को अभी यहाँ पे सिंपली बी लिखेंगे। ठीक है? तो कोसाइन लॉ ये कहता है, कोसाइन लॉ ये कहता है कि ये तीनों साइड का आपस में रिलेशन होगा हर एक एंगल के साथ, और वो रिलेशन कॉस का रिलेशन होगा। कैसे होगा? तो कुछ ऐसा होगा कि मान लो ये कॉस बी, ये वाला एंगल हम लिख रहे हैं बी एंगल के लिए। ठीक है? तो कॉस बी जो हो जाएगा वो होगा बी, ए और सी के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है एंगल ना, तो ए और सी के साथ पहले ऐड करना है सम को, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कर दो, माइनस बी स्क्वायर, और इसका बाई टू। यहाँ जो आपने प्लस किया है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टू ए सी आ जाएगा। इसको कहते हैं कोसाइन लॉ। ठीक है? ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत टफ चीज है। बेसिक ज्योमेट्री से आप यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो और इस एंगल को बाकी के रिलेशन में लिखो। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन इजीली आ जाता है, वो डेरिवेशन करना बहुत टफ नहीं है। ठीक है? तो ये हमें फॉर्मूला अभी मान के चलना है कि ये होता है। बाकी जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है वो इसको डिराइव करेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, और जिनको जानना है वो हर जगह डेरिवेशन आप देख सकते हैं सेपरेट, नहीं तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है? तो ये कॉस बी। इसी तरह अगर हमें ये कॉस ए लिखना है तो आप लोग बताओ क्या होगा। कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा इसी लॉ से? देखो, बी अगर लिखा तो ए और सी को किया काउंट, शुरू में ऐड किया, ए को करेंगे तो बी और सी को हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि जो थर्ड वन है दैट इज माइनस, बाई टू। नीचे ए सी था, यहाँ ए सी को प्लस किया था, यहाँ बी सी को किया है तो बी सी हो जाएगा। समझ आया? और इसी तरह, इसी तरह कॉस सी लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो, बी ले रहे हैं तो उसके सामने वाला साइड को माइनस कर रहे हैं, ए ले रहे हैं तो ए स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, सी ले रहे हैं तो सी स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, बाकी दो के स्क्वायर का सम लिख रहे हैं, और बाई टू ए बी हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये फॉर्मूला अब समझ आ गया होगा, इसे याद करने की जरूरत तो नहीं होगी। ठीक है? ये कोसाइन लॉ है, यानी कि एंगल और साइड के बीच का कॉस रिलेशन है ये। ठीक है?
इसलिए इसको कोसाइन लॉ बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल, क्योंकि ट्रायंगल लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं और साइड का लेंथ हमें मैग्नीट्यूड देता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में, है ना। तो अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यही ट्रायंगल लॉ मान लेते हैं कि a प्लस बी एक वेक्टर है, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मान लो ये है a, और इसके हेड से बना लो कहीं b, राइट। तो ये हो गया हमारा, इसके ये हो गया a प्लस बी, ठीक है, प्लस बी, ठीक है। और बी एक्चुअल में ये तो हमने इसके हेड पे रखा था, है ना। तो बी एक्चुअल में तो यहाँ था, ठीक है। बी एक्चुअल में ये था, इसको उठा के हमने उधर रखा था। तो मान लेते हैं ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अगर, तो ये एंगल है थीटा, राइट। इसको उठा के यहाँ रखें तो पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन होता है। तो ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बिल्कुल सही, ठीक है, 180 माइनस थीटा। अब ये देखो, ये एंगल 180 माइनस थीटा है, और नाम दे दो कुछ, ओ ए बी, ठीक है। तो एंगल ए का हमें कॉस लिखना है, तो बताओ कॉस ए क्या हो जाएगा इस रूल से। अभी हमने कोसाइन रूल देखा, कोसाइन रूल में क्या होता है, ए जो होता है वो ये वाला साइड और ये वाला साइड से बन रहा है, यानी कि वेक्टर है और वेक्टर बी से एंगल ए बन रहा है। तो इस लेंथ को, ओ ए लेंथ को क्या बोलेंगे, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओ ए लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए है, वेक्टर, है ना। और ये कुछ और नहीं, ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है, और विच इज ए सिंपली। इसी तरह सिमिलरली ओ बी को बी बोल सकते हैं, ये लेंथ बी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए क्या होगा, ये ओ ए का मैग्नीट्यूड विच इज ए स्क्वायर प्लस ये वाला बी स्क्वायर, और माइनस इसको अभी हम लोग सी बोल देते हैं, ठीक है, ए प्लस बी को अभी सी बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा सी। इसी तरह ओ बी को हम लोग सी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ए बी होगा यहाँ पर, आप लोग इसको सुधार लेना, हाँ ए बी होगा, ठीक है। तो ओ बी को हम लोग, ओ से बी ये वाला लेंथ है ना, तो ओ बी को हमने ए प्लस बी को सी माना है, तो माइनस सी स्क्वायर, और बाई टू ए बी, राइट। यही फॉर्मूला है कॉस ए का, कोसाइन लॉ, ठीक है। हमें निकालना है ये सी, ये जो सी हमने लिखा है ये हमें निकालना है। तो अब टू ए बी को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, टू ए, सॉरी, टू ए बी कॉस ए हो जाएगा, एलएचएस में ले आए डिनोमिनेटर से, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। अब ये सोचो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एलएचएस में आएगा और एलएचएस वाला आरएचएस में जाएगा, तो सिंपली सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस ए। कॉस ए को हम लोग 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 180 यानी कि पाई माइनस थीटा, है ना, रेडियन में दिखा रहे हैं तो पाई माइनस थीटा, इसी को हम लोग
पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग देखेंगे, कॉस ऑफ, और बेसिक मैथ्स में आपने देख रखा होगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है ना, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा करेंगे तो ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, और एक ये आ जाएगा 2ab कॉस थीटा, और ये हो गया सी स्क्वायर का वैल्यू। तो सी स्क्वायर अगर ये है, तो सी का वैल्यू कितना हो गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो ये c का वैल्यू हो गया। अब ये c क्या है, c हमारा देखो फिगर में OB है, और OB तो मैग्नीट्यूड है ना, OB तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि c जो है, ये जो c है, ये जो c है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी है, राइट। मॉड ऑफ ए प्लस बी है, मॉड यानी मैग्नीट्यूड, ये हमने देखा है। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि यहां से फॉर्मूला आया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, एंगल दोनों के बीच का तब कंसिडर करेंगे जब दोनों का टेल एक जगह है, ये याद है ना। हाँ, एंगल तब कंसिडर करेंगे जब दोनों का टेल एक जगह है, ये है ए और ये है बी वेक्टर, राइट। और जब हेड और टेल रहेगा तब एंगल कंसिडर नहीं होता है, वेक्टर के बीच का एंगल तब होगा जब दोनों का टेल एक जगह हो, तो दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा, राइट। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना, ये किस चीज का बना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का बना, ठीक है, फिगर में आप लोग देख रहे हैं। तो ये बना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर किसको बोला हमने, ए प्लस बी को, और उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका मॉड यानी उसका लेंथ, और वो कितना आया, ए स्क्वायर यानी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी बी के लेंथ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। इंटरेस्टिंगली ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इस वजह से ऐसा हो गया, ये समझ आया। अब इंटरेस्टिंग बात यहां से सुनो, आ, हमने बात किया था थोड़ी देर पहले, ए प्लस बी का हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड का कब होगा, किस एंगल के लिए होगा। तो ए प्लस बी का, अब इस फॉर्मूले को देखो, तो ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकता है, मॉड ए मॉड बी हमने फिक्स कर रखा है, यानी कि ये जो साइड का लेंथ है ये हमने फिक्स कर रखा है, हमें बताना है किस एंगल के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू देगा दोनों का रिजल्टेंट। तो जो चेंज करेगा वो सिर्फ थीटा वेरिएबल है हमारा, तो थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम बन जाएगा, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, बिल्कुल सही है ना। तो ये हो जाएगा रूट ओवर, अब कॉस थीटा को 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपली, है ना। ये है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर मैक्सिमम, है ना, क्योंकि कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। तो ये बात समझ में आया कि जब दो वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होगा तो दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और उसका वैल्यू ये हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
और रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां से आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। सिंपली ए प्लस बी, या इसको और अच्छे से लिखना है तो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। समझ आया? तो ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी तरीके से तुम लोग मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को देखो। थीटा का वैल्यू जब मिनिमम, कॉस थीटा का वैल्यू जब मिनिमम होगा, कॉस थीटा का मिनिमम कब होगा, जब -1 होगा। तो -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री -1 होता है, राइट। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू इज इक्वल टू रूट ओवर ए माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ +2ab आया था, यहाँ पे -2ab आएगा। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा सिंपली मॉड ऑफ ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर का मिनिमम वैल्यू मॉड ए माइनस मॉड बी। ठीक है, अब दोनों में जो बड़ा होगा, b माइनस ए या a माइनस बी, इस बात पे डिपेंड करेगा दोनों में कौन बड़ा हो, क्योंकि मॉड ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, तो इस वजह से एक और यहाँ मॉड लगा दे रहे हैं, है ना, ताकि जो बड़ा होगा उसके अनुसार हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड। इसीलिए मॉड लगाए हैं, क्योंकि अगर b बड़ा हो गया और a बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता नहीं। समझ आया? हाँ, तो ये था हमारा मैक्सिमम मिनिमम और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लो। मान लो एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 यूनिट, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। वो क्या होता है, वो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 2 इंटू बी यानी कि 5 और cos 30 डिग्री यानी कि √3/2। ठीक है, तो एक 2 से यहाँ कैंसिल हो गया, और ये आ गया रूट ओवर, ये हो गया 4, ये हो गया 25, 29 प्लस 2√3, सॉरी 10√3, 5 2 जा 10 हुआ ना, 10√3, और यही हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, और इसका मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे होगा। एंगल अगर चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो दो वेक्टर को रोटेट करते करते जब ये एंगल घट के 0 ही हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू, और वो कितना हो जाएगा, 5 और +2 7 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम पूछा तो 5 - 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जहां से हमने वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग शुरू की थी, कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है 2 न्यूटन। ठीक है, तो अभी ये कितना, इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, 10 - 2 8 न्यूटन का। समझ आया? और मैं कहूँ कि यही दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगने लगे, तो ये है 10 न्यूटन, और फिर 2 न्यूटन भी इसी के डायरेक्शन में है, यानी कि सेम डायरेक्शन में। तो अब ये मैक्सिमम यानी कि 12 न्यूटन दे देगा। तो ये देखो मिनिमम और मैक्सिमम का केस हो गया। अब कोई भी बाकी इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, दोनों के बीच में ही आएगा। मान लो
एक फोर्स इधर लगा 10 न्यूटन, और 2 न्यूटन लगा 90 डिग्री पर, 2 न्यूटन। ठीक है, तो 90 डिग्री पर लगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट देखो, इस एक फोर्स को ए बोल दो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 10 न्यूटन। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले फोर्स को बी नाम दे दे रहे हैं, ये दिया है 2 न्यूटन, है ना? तो आ, और थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है? 90 डिग्री, राइट? तो कॉस थीटा तो हमारा 0 हो जाता है। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा वैल्यू? रिजल्टेंट वैल्यू ए प्लस बी, दोनों फोर्स के सम का मैग्नीट्यूड, और ये कितना होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर यानी कि 100, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू कॉस 90, तो 0 हो जाता है, तो ये टर्म तो खत्म हो गया। तो बचा सिर्फ इतना, रूट ओवर 104, है ना? 10 पॉइंट समथिंग आ गया, है ना? 10 पॉइंट समथिंग। तो ये देखो, ये इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ये छुप जा रहा है। हाँ, हाँ, ये दिख रहा होगा अभी। हाँ, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ? रिजल्टेंट फोर्स आया 100, रूट ओवर 104, विच इज 10 पॉइंट समथिंग। तो ये देखो, 10, 8 और 12 के बीच में ही आ रहा है। आप किसी और 30 डिग्री एंगल पर ले लो 2 न्यूटन का फोर्स, तो उसी के बीच में कोई ना कोई वैल्यू दे देगा, यहाँ 30 डिग्री देंगे। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही ये फोर्स अब वेरी करेगा, यानी 10 न्यूटन और 2 न्यूटन के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम 12 न्यूटन फोर्स बनाया जा सकता है, मिनिमम 8 न्यूटन बनाया जा सकता है। और इन दोनों के बीच में बाकी एंगल, अलग अलग एंगल पे अलग अलग फोर्स मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि दो फोर्स का, इंटरेस्टिंग ये कि दो फोर्स कंबाइंड होकर के एक खास रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे हमें स्केलर और वेक्टर का फर्क समझ आ रहा है। स्केलर क्वांटिटी वो जो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करती है, जैसे कि 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर करंट की बात करें, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर, उसमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे फोर्स में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 6 न्यूटन। इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ मच एंगल इज देयर, राइट? सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि फिर से बनाते हैं। ये मान लो ए है, और हमने ये बी बनाया, ठीक है? बी को उठा करके ए के हेड पे रखा, ठीक है? ये बी बना, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया ए प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का हमें ए के साथ एंगल मान लेते हैं अल्फा है, टोटल एंगल था मान लो थीटा, राइट? ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। अब थोड़ा फिगर को ना एक्सटेंड करते हैं, फिगर को थोड़ा बढ़ाते हैं, ए वाले लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक? ये मान लो ओ है, ये ए है, ये बी, ठीक है? तो और बी से ओ ए लाइन जो है उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है? ये 90 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इस पॉइंट को डी बोल दे रहा है, ठीक है? ओ बी डी, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ओ बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ ऐसा है,
राइट। ये बी है, ये डी है, एंगल डी 90 है, ये ओ है ना। और ये एंगल एंगल ओ अल्फा है। ये समझ में आया। अब हमें फाइंड करना है कि ये अल्फा क्या होगा। हमें क्या पता है, बी पता है और ए पता है, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड पता है और ए का मैग्नीट्यूड पता है। तो अगर ए बी कितना है हमारे पास, ये देखो फिगर में, इस फिगर में ए बी कितना होगा, ए बी का लेंथ ध्यान दो। बी अगर ये है तो ये भी एंगल थीटा है, ए और बी के इसको उठा के यहाँ लाए हैं तो पैरेलल लाइन है ये दोनों, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, राइट। अगर ये एंगल थीटा है और ए बी जो है वो बी के बराबर है, बी का मैग्नीट्यूड, तो बाई ट्रिगोनोमेट्री बी डी क्या हो जाएगा, बी डी बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए बी डी ट्रायंगल में ए बी हाइपोटेनस है और बी डी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करेंगे तो साइन थीटा आएगा, यानी कि बी डी इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, बी साइन थीटा। और ठीक इसी तरह ए डी कितना हो जाएगा, हाँ, ए डी हो गया हमारा बी कॉस थीटा, वेरी गुड, बी कॉस थीटा। समझ आया। अब इसको देखो, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, यानी कि इस ट्रायंगल में बी डी का वैल्यू कितना आया है, ओ बी डी ट्रायंगल में बी डी का वैल्यू हमारा आया है बी साइन थीटा, राइट। अब ये बताओ ओ डी कितना होगा, ओ डी के बीच में ए है ना, तो वो ओ ए का वैल्यू ए हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, और ए डी हमारे पास है ये वाला बी कॉस थीटा, है ना। तो यही हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। अब tan अल्फा लिखो इस ट्रायंगल में, tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा बी डी बाई ओ डी, है ना, बी डी बाई ओ डी। और बी डी का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा बाई ओ डी का वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा। और यहां से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया। तो यहाँ से आया हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है। ये फॉर्मूला बना, ठीक है। यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं। और मान लो ये एंगल बीटा है, बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू सिंपली थीटा माइनस अल्फा बोल सकते हैं, है ना। या तो ये बोलो, और नहीं तो जैसे हमने आ, tan अल्फा के लिए बनाया है वैसे ही हम लोग tan बीटा को भी लिख सकते हैं। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले को देख के लिख सकते हो, tan बीटा हो जाएगा ए साइन थीटा, बी की जगह ए साइन थीटा आ जाएगा, तुम लोग खुद भी कर सकते हो, बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, है ना। ए और बी इंटरचेंज हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर सकते हैं। ये समझ आया, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।